हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में चैप्टर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट, जिसका क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने कर लिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 13 से आज हम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13। When the concept of realization is applied, कब रियलाइजेशन जो कंसेप्ट है आपका यानी वसूली अवधारणा कब लागू होती है? ऑप्शन में आपको देख करके बताना होगा। When the concept of realization is applied, कब होता है? चलिए ऑप्शन वाइज हम लिखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन है आपका when cash is received from debtors, when cash is received from debtors, ऑप्शन ए। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा कहता है when goods are delivered to the customer, when goods are delivered to the customers। सी कहता है आपका when order is received from debtors, when order is received from debtors, is received from debtors। और डी कहता है आपका none of the above, या लिखिए none of these। चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं ताकि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप एक बार में सॉल्व कर लो। When the concept of realization is applied, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट या रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट। एक्चुअली में ये क्या है? रेवेन्यू रियलाइजेशन या रिकग्निशन कंसेप्ट इसको हम कहते हैं। अब क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। आपके घर पर राशन का सामान आता होगा क्या? आता ही है। घर पे राशन का सामान, नहीं तो खाओगे क्या? तो किसी न किसी, अगर आपकी खेती होती है तो ठीक है, आप वहाँ से खा लोगे, फिर भी कुछ ना कुछ तो आपको राशन दुकान से खरीदना ही होता है। आप सारे चीज़ की खेती नहीं ना कर लोगे। आप जैसे आपका बेसिक चीज़ तो राशन की दुकान से आएगा ही, नमक आएगा ही आपका, है ना, तेल मसाला जो भी है वो सब कुछ आपके घर पे आएगा ही। तो एक बेसिक सामान राशन का आता है आपके घर पे। अगर आप खेती नहीं करते हो, आपके खेती की उपज आपके पास नहीं है, तो फिर आप राशन दुकान से सारा सामान मंगवाते हो। जनरली हम लोग क्या करते हैं? राशन दुकान से सारा सामान मंगवाते हैं। खेती कौन करता है? चलिए तो ये है, मान लेते हैं बिजनेसमैन, समझाते हैं बात को। और ये है आपका मान लो कस्टमर। अब कस्टमर जो है वो राशन दुकान यानी जो बिजनेसमैन है उससे सामान मंगवाएगा, है ना। अब राशन का दुकान घर पे जनरली क्या होता है, जब राशन का सामान खत्म होता है तो आपकी जो मदर है वो क्या करती है? एक सामान का लिस्ट प्रिपेयर करती है। सबसे पहले ये होता है। चलो
तो एक डेट हम रख लेते हैं कि कस्टमर यानी आपकी मदर ने मान लो या आपके घर वाले ने 1 जनवरी 2022 को एक लिस्ट प्रिपेयर किया राशन का, सारा सामान लिखा। और चूँकि आप सामान मंगवाते ही रहते हो तो आपको पता था कि इसका सम टोटल यानी कितने का राशन होगा, तो 5,000 रुपये का राशन का सामान होगा, ये आपको लगभग पता था। कस्टमर को जनरली पता होता है रेट सारे सामान का, जोड़ जाड़ करके 5,000 का होगा। 1 जनवरी 2022 को कस्टमर ने यानी आपके घर पर किसी मेंबर ने, आपकी मदर ने लिस्ट प्रिपेयर किया, 5,000 का एक लिस्ट प्रिपेयर किया। तो ये बिजनेसमैन क्या इसी से सामान मंगवाना है कस्टमर को, तो क्या ये 5,000 का जो लिस्ट प्रिपेयर किया बिजनेसमैन अपना इनकम मान ले कि मेरा 5,000 हो गया। इस बिजनेसमैन को पता चला अपने कस्टमर से कि कस्टमर ने एक लिस्ट प्रिपेयर किया है राशन का 5,000 रुपये का, इसको पता चल गया। क्योंकि कस्टमर और बिजनेसमैन आपस में काफ़ी क्लोज थे, जनरली सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस में कस्टमर और बिजनेसमैन काफ़ी क्लोज होते हैं। तो कस्टमर ने बताया बिजनेसमैन को कि देखिए ऐसा ऐसा राशन खत्म हो गया, हम एक लिस्ट भिजवाएंगे, आप जो है सामान हमको डिलीवर्ड कर देना। ये बोला ठीक है, आप लिस्ट प्रिपेयर करिए, इसको पता था। तो इसको पता था कि 1 जनवरी 2022 को एक लिस्ट प्रिपेयर हुआ है कस्टमर के घर पे। तो क्या ये अपना इनकम मान ले कि 5,000 मेरा इनकम होगा क्योंकि लिस्ट प्रिपेयर हुआ है? अभी तो नहीं, अभी तो नहीं। इस डेट को बिजनेसमैन का इनकम यानी रेवेन्यू रियलाइज नहीं हुआ है, इसको रेवेन्यू नहीं मिला है। इसका ये इस डेट को 1 जनवरी 2022 को ये नहीं मान सकता है कि मेरा जो है वो रेवेन्यू अर्न हो गया है कितने का, 5,000 का। उस डेट को नहीं मान सकता है वो। दूसरा क्या हुआ कि लिस्ट प्रिपेयर हो गया, अब 3 जनवरी 2022 को ये जो लिस्ट था आपका 5,000 रुपये का, ये भिजवा दिया गया, ये लिस्ट बिजनेसमैन के पास। ये जो 5,000 का लिस्ट बिजनेसमैन को दिया गया, बिजनेसमैन के हाथ में लिस्ट आ गया। क्या 3 जनवरी 2022 को ये अपना इनकम मान ले कि 5,000 आ गया क्योंकि लिस्ट मेरे पास आ चुका है? नहीं, इस डेट को भी नहीं मान सकता है, अभी तो लिस्ट आया है इसके हाथ। इसके बाद क्या हुआ कि ये लिस्ट 3 जनवरी को तो इसके पास चला गया। 4 जनवरी 2022 को इस बिजनेसमैन ने क्या किया कि अपने स्टाफ से सारा सामान पैक करवाया 5,000 रुपये का, एग्जैक्ट अमाउंट ही मानते हैं 5,000। सारा सामान पैक हुआ, पैक करके आपके घर पे देता है या खुले में ऐसे दे देता है? नहीं, सारा सामान एक थैले में या कार्टून में पैक करके देता है। तो यहाँ पर एक जो है सारा सामान बांधा 4 जनवरी 2022 को। तो क्या इस डेट को ये अब मान ले कि 5,000 मेरा इनकम हो गया क्योंकि सामान पैक हो गया है? इस डेट को भी नहीं मान सकता है जब लिस्ट इसके पास पहुंचा, इस डेट को भी नहीं मान सकता है जब इसने सामान पैक किया। सामान तो पैक हो गया है, ठीक है। कस्टमर को फ़ोन किया बिजनेसमैन ने, कब? 5 जनवरी 2022 को। जो सामान पैक था ना, उसको कस्टमर को फ़ोन किया, बिजनेसमैन ने कस्टमर को फ़ोन किया। देखिए आपका जो है 5 जनवरी 2022 इस डेट को फ़ोन किया था कि आपका जो है सामान बिल्कुल रेडी है, आप बोलिए तो हम आपके घर पे डिलीवर्ड कर देंगे आज के डेट में। कस्टमर ने कहा कि आज तो हम घर पे नहीं हैं, आप क्या करिएगा, 6 जनवरी यानी उसके नेक्स्ट डे आप जो है सामान डिलीवर्ड कर दीजिएगा। बोला ठीक है। तो इसने क्या किया, बिजनेसमैन ने जो 5,000 का राशन का सामान था वो 6 जनवरी को कस्टमर के घर पे क्या किया, डिलीवर्ड कर दिया। कब किया, डेट देखिए, 6 जनवरी 2022 को डिलीवर्ड कर दिया। ये राशन का पूरा सामान कस्टमर के घर पे आ गया 6 जनवरी को, ठीक है। कस्टमर के घर पे सामान पहुंच गया। यानी इस गुड्स का, जो कि राशन दुकान का जो गुड्स है, मतलब जो सामान है, इस गुड्स का जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया कस्टमर को 6 जनवरी 2022 को, तो इस दिन ये 5,000 का जो रेवेन्यू, जो इनकम है, उसने बिजनेसमैन ने रियलाइज़ किया। ना ही लिस्ट प्रिपेयर करने के दिन बिजनेसमैन ने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया 5,000 का,
ना ही 3 जनवरी को जब लिस्ट दिया तो रिकॉग्नाइज किया ये 5 शेयर का इनकम यानी रेवेन्यू। 4 जनवरी को भी नहीं किया गया। 4 जनवरी को क्या हुआ था, लिस्ट जो है आपका सामान पैक हो गया था। 5 जनवरी को क्या हुआ, फ़ोन किया लेकिन बोला कि इस समय कस्टमर नहीं है, तो इस दिन भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हुआ बिजनेसमैन का। ना ही 1 तारीख को, ना ही 3 तारीख को, ना ही 4 तारीख को, ना ही 5 तारीख को। कब हुआ, जब 6 जनवरी को जब ऑनरशिप गुड्स का ट्रांसफ़र किया गया कस्टमर को, तब इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। यानी अब इस बिजनेसमैन का कस्टमर से 5,000 रुपये पैसा मांगने का अधिकार है, क्योंकि गुड्स जो है यानी ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है, डिलीवर्ड कर दिया गया है। तो इस दिन ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा। यहाँ पे यही पूछता है when the concept of revenue realization या revenue recognition या realization is applied, कब होगा। अब आप आंसर खुद दोगे। when cash is received from debtor, अच्छा ये तो उधार में सामान बना तो ये डेटर है। एक चीज़ और इसमें ऐड कर देते हैं, जो ये कस्टमर है ये 8 जनवरी 2022 को जो कैश है वो देता है किसको, बिजनेसमैन को। 6 जनवरी को डिलीवर्ड हुआ, 8 जनवरी को कस्टमर ने पैसा दिया, तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, जब ऑनरशिप ट्रांसफर हुआ तब। कैश का पेमेंट किया गया उससे कोई मतलब नहीं है। कैश हो सकता है कि 1 महीने बाद पेमेंट हो। इसका इनकम कब हुआ, जब ऑनरशिप ट्रांसफर किया गया गुड्स का, यानी गुड्स को डिलीवर्ड किया गया कस्टमर को उस दिन। अब चलिए अब देखते हैं, व्हेन कैश इज रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव कब हुआ डेटर से यानी कस्टमर से बिजनेसमैन को 8/1/2022 को। तो क्या 8/1/2022 को ये अपना इनकम माने, नहीं। कब गुड्स डिलीवर्ड हुआ तब मानेगा ये अपना इनकम। दूसरा, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, गुड्स 6 जनवरी 2022 को डिलीवर्ड किया गया, क्या इस दिन अपना ये 5 शेयर का रेवेन्यू मान ले कि मेरा इनकम हो गया क्योंकि हम सामान दे दिए। बिल्कुल सही, जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र किया गया तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, यानी 6 जनवरी 2022 को इस बिजनेसमैन को अधिकार हो गया कस्टमर से पैसा मांगने का, क्योंकि गुड्स डिलीवर्ड कर दिया गया है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन द ऑर्डर इज रिसीव फ्रॉम डेटर, जब ऑर्डर रिसीव हुआ था किस डेट को, मान लेते हैं कि 1 को या 3 को, जो भी डेट था आपका। ऑर्डर रिसीव हुआ तो क्या हुआ, क्या गुड्स आपने डिलीवर्ड किया है, नहीं किया है, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर, जब कस्टमर को गुड्स डिलीवर्ड किया गया उस डेट को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, यानी 6 जनवरी 2022 को। इस डेट को भी नहीं, इस डेट को भी नहीं, इस डेट को भी नहीं, इस डेट को नहीं, और कैश जिस डेट को डेटर ने यानी कस्टमर ने दिया उस डेट को भी नहीं। जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र किया गया, गुड्स को डिलीवर्ड किया गया, उस डेट को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया गया या रियलाइज किया गया बिजनेसमैन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इतना डिटेल में बताने का मकसद ये था कि आप जो है कभी डेट वाइज भी दे दे, या अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा वो तो डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप जानोगे तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन घुमा के देगा, आप उसको आंसर कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर इनकम को मेजर करते हैं। ए, मैचिंग कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट जो है वो इनकम को जो है क्या करता है, नापता है, नापने का आधार कौन सा है, मैचिंग कंसेप्ट। बी है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। सी है आपका कॉस्ट कंसेप्ट। और डी कहता है आपका नन ऑफ दिस। चलिए देखते हैं। बोलता है कि इनकम को मेज़र कौन से बेसिस पे करते हैं, किस तरीके से हम इनकम को नापते हैं कि हाँ मेरा इनकम हुआ।
हम बात करते हैं 2015-16 की, 2016-17 की, ओहो 16-17 की, 2017-18 की, 3 ही साल लेते हैं, मान लेते हैं 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, अब जैसा आप लेना है वैसे ले सकते हो। 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, आप ऐसे भी ले सकते हो, हम 3 साल का इधर ले रहे हैं। इनकम किस बेसिस पे आप मेज़र करिएगा, तो जब आपका 15-16 का इनकम हुआ 100 रुपया और इस साल का जो है आपका एक्सपेंस हुआ 40 रुपये का, तो प्रॉफिट यानी एक तरह से बोलो बिजनेसमैन को इनकम कितना हुआ 60 रुपया। 16-17 में इनकम हुआ मान लेते हैं कि 90,000 और एक्सपेंस हुआ 30 रुपया, 90,000 नहीं 90 रुपया, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, 90 रुपया, 30 रुपया एक्सपेंस था, तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपका 60 रुपीज़ का। ठीक है, 80 रुपये का 17-18 में इनकम हुआ और 40 रुपये का इस बार एक्सपेंस हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ 40 रुपये। ठीक है, यानी इनकम आप कैसे मेज़र कर रहे हैं, ये इनकम मतलब बिजनेसमैन का प्रॉफिट कैसे मेज़र कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है। तो सेम ईयर का इनकम और सेम ईयर के एक्सपेंस को दोनों मैच होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग का मतलब दोनों सेम ईयर का होना चाहिए, 2015-16 का इनकम भी और 15-16 का एक्सपेंस भी, तब ये आप कहोगे कि हाँ जो इनकम हुआ यानी बिजनेसमैन जो प्रॉफिट हुआ 60 रुपये का हुआ। अगर आप ऐसे कर दोगे कि इनकम है 2015-16 का और एक्सपेंस ले लोगे 2016-17 का और बोलोगे कि इनकम माइनस एक्सपेंस, तो प्रॉफिट 70 रुपये का हो, गलत हो जाएगा। ये मैचिंग कंसेप्ट नहीं कहता कि किसी भी ईयर को किसी भी ईयर से कंपेयर कर दो, इसको इससे कंपेयर कर दो या इसको इससे कंपेयर कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि सेम ईयर का रेवेन्यू होना चाहिए और सेम ईयर का एक्सपेंस होना चाहिए, तभी आप इनकम को मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। आप किसी भी साल को किसी भी साल से कंपेयर कर दीजिएगा तो कभी भी आपका ट्रू प्रॉफिट या आप जो इनकम मेज़र नहीं कर सकते। तो कहता है इनकम इज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कंसेप्ट, मतलब इनकम यानी रेवेन्यू और एक्सपेंस जो है दोनों को मैच करना चाहिए, सेम ईयर का होना चाहिए, तब आप इनकम को यानी प्रॉफिट को सही तरीके से मेज़र कर पाओगे। मैच करना चाहिए दोनों को, रेवेन्यू को और एक्सपेंस को। तो मैचिंग कंसेप्ट ये बात कहता है, तो लिख दिए हम मैचिंग कंसेप्ट, सही आंसर होगा आपका। कंसिस्टेंसी तो हो नहीं सकता है, सारे कंसेप्ट आपको याद होगा तो आप ऑलरेडी टिक कर लोगे। कंसिस्टेंसी कहता है कि एक मेथड आपने पिक कर लिया है तो लगातार उसी पे बने रहो ताकि हम कंपेयर कर सकें अपने रिजल्ट को। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है जितने में आपने कोई फिक्स एसेट वगैरह परचेस किया है उसको जिस प्राइस पर आपने परचेस किया है, जिस कॉस्ट पे आपने परचेस किया है उसी पे आप रिकॉर्ड करोगे, भले उसका मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, ये कहता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका मैचिंग कंसेप्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15। क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इन द फर्स्ट ईयर LIFO मेथड है ना, इन द फर्स्ट ईयर LIFO मेथड, सेकेंड ईयर इन द सेकेंड ईयर FIFO मेथड और in the third year HIFO method is used। ठीक है, say which concept of accounting is avoided, किस आपका कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट की अवहेलना की गई है, इसको हम लिखेंगे तब समझाएंगे। कॉस्ट कन्वेंशन या कॉस्ट कंसेप्ट लिखेगा, यहाँ पे कॉस्ट कंसेप्ट लिखिए। क्या कॉस्ट कंसेप्ट की अवहेलना की गई है? दूसरा कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी लिखा है, आप इसको कंसिस्टेंसी कंसेप्ट लिखिए।
समझाते हैं बात को। सी कहता है आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है ना, इसको लिखिए कन्वेंशन ऑफ, और डी कहता है आपका नन ऑफ दिस। एक बात हम आपको समझा दें कि फर्स्ट ईयर लिफो मेथड अप्लाई किया गया, आप इसके बारे में नहीं भी जानोगे फिर भी आप करेक्ट आंसर जो है वो टिक कर दोगे। बताते हैं कैसे, फिर आपको डिटेल में भी बताएंगे। देखिए ना, पहला मेथड में कोई एक लिफो मेथड है जिसको अप्लाई किया गया, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और तीसरा है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये 3 मेथड होता है आपका। बस अभी मेथड जानो कि ये 3 मेथड होता है। क्या होता है थोड़ा देर में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, हर बार मेथड को चेंज कर दिया गया। पहला ईयर लिफो, दूसरा फीफो, तीसरा हीफो, मेथड को हर बार चेंज किया गया। तो आप खुद ही बता सकते हो कि कौन सा जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट का वायलेशन है, ये कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट के को अवॉइड किया गया, उसकी अवहेलना की गई है। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का अवहेलना किया गया है यहाँ पर, इसको इग्नोर किया गया है। ये क्या कहता है कंसिस्टेंसी, एक मेथड को पिक करो और लगातार उसी के साथ चले रहो, ताकि जो है आप बिजनेस के रिजल्ट को, एक साल के रिजल्ट को दूसरे साल से कंपेयर कर सकते हैं और एक बिजनेस के रिजल्ट को दूसरे बिजनेस से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप बार बार मेथड चेंज कर दोगे, जैसे एक बार लीफो फिर फीफो फिर हीफो हर साल चेंज कर दोगे, तो उससे आपका रिजल्ट पे भी जो है वो अंदर पड़ेगा और फिर आप रिजल्ट को कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने मेथड ही चेंज कर दिया है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का अवहेलना किया गया है। अब लीफो फीफो और हीफो मेथड क्या होता है? जनरली क्या होता है कि जो आपका स्टोर डिपार्टमेंट होता है और एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये कहता है कि हमको प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मान लेते हैं ये है आपका। अब जो सामान खरीदाता है बिजनेस में, वो या जो रॉ मटेरियल वगैरह जो परचेज होता है, हर बार उसका प्राइस एक नहीं होता है। मान लीजिए कि एक बार जो सामान खरीदाया, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया जाना था, वो एक बार सामान जो खरीदाया वो मान लो 10 रुपये का था, दूसरा बार 8 रुपये का था, तीसरा बार जो था आपका वही सामान, सेम सामान मान लीजिए 7 रुपये का था, और एक बार उसका सामान मान लीजिए कि 9 रुपये का था। 4 बार ही लेते हैं। प्राइस फ्लैक्चुएशन है, जो मार्केट में है प्राइस, वो बढ़ते रहता है या घटते रहता है, या तो बढ़ता है या तो घटता है। तो सेम जो गुड्स का जो आपका था रॉ मटेरियल, वो एक बार 10 रुपये था, 8 रुपये था, 7 रुपये था और 9 रुपये था। इस तरह से सामान परचेज किया गया। अब इसमें कहता है कि अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान देना है प्रोडक्शन के लिए, तो कौन सा दे इसमें से? 9 रुपये वाला दे पहले, 7 रुपये वाला दे, 8 रुपये दे या 10 वाला दे? ये कन्फ्यूज़न है। तो इसमें मेथड आपका अप्लाई होता है लीफो फीफो एंड हीफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। ये है 3 मेथड। तो अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट अगर आप मेथड लगाते हो, तो सबसे पहले सामान कौन खरीदाया था? 10 वाला। लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट में कौन खरीदाया था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 9 रुपये वाला। लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले लास्ट इन यानी लास्ट में आया था और पहले उसको भेजो सामान के प्रोडक्शन के लिए। क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आया था सामान उसको पहले भेजो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में आया था ये, इसको पहले प्रोडक्शन में भेज दो 10 रुपये वाला सामान को। ये कहता है मेथड नंबर 1, यानी पहला ईयर ये वाला मेथड लगाया गया। ये कहता है लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा मेथड कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था उसे पहले भेजो। पहले कौन आया है? पहले 9 रुपये आया है, ये तो लास्ट में आया है, ये तो पहले आया है ना। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है उसको पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजो, प्रोडक्शन करने के लिए सामान बनेगा इससे। ये कहता है दूसरा मेथड। तीसरा मेथड कहता है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। तीसरा मेथड कहता है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला है उसको पहले भेजो। तो सबसे पहले जाएगा 10 वाला, हाईएस्ट इसका है, इसका प्रोडक्शन हो जाएगा, फिर जाएगा 9 वाला, फिर 8 वाला, फिर 7 वाला, यानी जो हाईएस्ट जिसका वैल्यू है वो पहले जाएगा।
हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। समझ में आया बात? तो यहाँ पर था लास्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरा था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तीसरा है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। तो कोई एक ही मेथड से आपको हर साल चलना था, आपने मेथड चेंज कर दिया, तो किस कंसेप्ट का वायलेशन हुआ यहाँ पर? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी नहीं बनाए रखें, इसीलिए आपका बिजनेस का जो रिजल्ट है उसको कंपेयर करने में भी आपका दिक्कत आएगा। एक मेथड के साथ लगातार चलना है। कॉस्ट कंसेप्ट ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? तो कॉस्ट कंसेप्ट आपका कहता है कि जितने में आपने एसेट परचेस किया है उतने में ही आप उसको रिकॉर्ड करोगे, भले ही उसका मार्केट वैल्यू कुछ भी हो। ये कॉस्ट कंसेप्ट कहता है, जिसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, इग्नोर करो, लॉस होने वाला है, अभी से तैयारी करो। ये कहता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसे हम प्रूडेंस भी कहते हैं। ये कहता है कंसिस्टेंसी, कहता है कि भाई एक मेथड जो बार पिक कर लिया है उसी पे बने रहो, बार बार चेंज नहीं करो। जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ना हो तब तक आप मेथड को चेंज मत करो। ये कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। नाम से ही जाहिर हो रहा है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता की अवधारणा, यानी आप जिस मेथड को पिक कर लिए हैं उस पर आप निरंतर बने रहो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।